अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं आपको, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं कोई वीडियो भी डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की वीडियो है हमारी नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन। एक रिक्वेस्ट ये भी है कि प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि बाज़ ऐसे पॉइंट है जो कि वीडियो में आगे चल के आएंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे ईटा, नीट और दूसरे बोर्ड से एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें बड़े ही काम आते हैं और वो पॉइंट्स पे आपको आगे वीडियो में चल के बताता रहूँगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जो कि है नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन में थोड़ा सा पीछे में जाता हूँ, पीछे से एक रिदम में हम आते हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो सा है वो 2 स्टेप्स में हमारे पास मुकम्मल होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, एक है हमारे पास लाइट डिपेंडेंट जिसको हम लाइट रिएक्शन और फोटो फास्फोराइलेशन भी कहते हैं, और दूसरा जो सा स्टेप है प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वो है इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट जिसको हम डार्क रिएक्शन या कैल्विन साइकिल या C3 पाथवे भी C3 रिएक्शन भी कहते हैं। अब लाइट डिपेंडेंट वो रिएक्शन होता है, वो प्रोसेस होता है जिसमें लाइट की ज़रूरत होती है ऑर्गेनिक फूड बनाने के लिए। उस रिएक्शन को, उस प्रोसेस को हम लाइट रिएक्शन कहते हैं या फोटो फास्फोराइलेशन कहते हैं। अब यहाँ पर जो सा फोटो फास्फोराइलेशन का वर्ड यूज़ किया गया है वो इसलिए किया गया है कि फोटो का यहाँ पर मीनिंग है लाइट और फास्फोराइलेशन कहते हैं द सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। लेकिन यानी जब ADP के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सनलाइट की मदद से जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं, रिएक्शन होता है उनके दरमियान, तो ATP बनती है। उस प्रोसेस को हम फोटो फास्फोराइलेशन कहते हैं क्योंकि उसमें लाइट की मदद से ये सिंथेसिस होती है ATP की, इसलिए हम इसको फोटो फास्फोराइलेशन कहते हैं। अब जो दूसरा प्रोसेस होता है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट होता है जिसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, यानी इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं, लाइट की ज़रूरत नहीं होती। लाइट हो या ना हो ये रिएक्शन होता है, और इसको हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं क्योंकि जो सा पहला साइंटिस्ट था जिसने इस रिएक्शन को, इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था, उसका नाम कैल्विन था, इसलिए हम इसको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। आज जो सा हमारा टॉपिक है वो क्योंकि नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन है तो हम इस पर एक तक ही महदूद रहते हैं। तो हमारे पास जो सी फोटो फास्फोराइलेशन है इसके आगे से 2 पाथवे आते हैं। एक हमारे पास होता है नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन और एक साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन होता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन को और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन को देखेंगे। तो अगर आपको कोई भी मसला है इस वीडियो में, कोई भी मुश्किल पेश आए, कोई भी आपका कंसेप्ट क्लियर ना हो रहा हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो फिर भी कमेंट करिए ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हैं और हम ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से ये हमारे पास रिएक्शन होता है। तो नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन जो सा है इसको हम जी स्कीम या हिल रिएक्शन भी कहते हैं। ये किस लिए कहते हैं ये इंशाल्लाह आगे वीडियो में बताते हैं। हम पीछे ज़रा इसका देखते हैं कि ये किस जगह पर इसकी अकरेंस होते हैं, किस जगह पर ये साइकिल हमारे पास कैरी आउट होता है। तो ये जो सा रिएक्शन है हमारे साइकिल है नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन, ये हमारे पास थैलाकाइड में होता है। और थैलाकाइड में हमारे पास, थैलाकाइड की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो इनसाइड द स्ट्रोमा हमारे पास एक ऐसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास जिनको हम थैलाकाइड्स कहते हैं। और बहुत सारे जब थैलाकाइड्स आपस में अरेंज होते हैं तो उसको हम ग्रेना कहते हैं। अब ये जो सा रिएक्शन है नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन ये हमारे पास ग्रेना में होता है। ठीक है, तो अब जो सा थैलाकाइड है इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर से पहले थैलाकाइड से हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है हमारे पास लार्ज थैलाकाइड और दूसरा होता है हमारे पास स्मॉल थैलाकाइड। तो अब स्ट्रक्चर में हम देखें तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है जैसा कि मैंने यहाँ पर जाहिर किया है, और इसके ऊपर ऐसे क्लस्टर्स ऑफ क्लोरोफिल होते हैं जिनको हम फोटो सिस्टम कहते हैं। तो फोटो सिस्टम आगे से 2 तरह के होते हैं हमारे पास, 2 टाइप्स हैं फोटो सिस्टम की। एक को हम कहते हैं फोटो सिस्टम 1 और दूसरा हमारे पास होता है फोटो सिस्टम 2। अब जो सा फोटो सिस्टम हमारे पास 1 है उसकी फ्रीक्वेंसी हम देखें कि कितनी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट या रे को वो एब्जॉर्ब करता है, तो वो उसकी है 700 नैनोमीटर। इतनी फ्रीक्वेंसी वाली रे को ये एब्जॉर्ब करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जो कि हमारे पास ब्लू होती है। और जबकि दूसरा फोटो सिस्टम है जो कि फोटो सिस्टम 2 है वो 600 नैनोमीटर उसकी फ्रीक्वेंसी है जो कि रेड को ऑब्जॉर्व करता है। अब फोटो सिस्टम के हमारे पास कंपोनेंट्स भी हैं। अगर हम कंपोनेंट्स देखें फोटो सिस्टम के तो वो हमारे पास
वैसे तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर, बहुत सारे पिगमेंट्स हमारे पास पाए जाते हैं फोटो सिस्टम में, लेकिन हमारे पास जो से मेन है वो 4 हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, इधर मैं लिख भी देता हूँ। तो हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ फोटो सिस्टम। तो हमारे पास जो सा पहला कंपोनेंट इसका आता है वो हमारे पास है क्लोरोफिल ए पिगमेंट, क्लोरोफिल ए, जो कि फोटो सिस्टम में पाए जाते हैं। पहला आ गया क्लोरोफिल ए। दूसरा हमारे पास होता है जी क्लोरोफिल बी। तीसरा हमारे पास होता है कैरोटीनॉइड्स। और चौथा हमारे पास होता है जी एक्सेप्टर्स। ये 4 तरह के हमारे पास पिगमेंट्स होते हैं जो कि क्लोरो फोटो सिस्टम में पाए जाते हैं। तो चौथे हमारे पास आ गया एक्सेप्टर्स। अब हम जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि किस तरह से ये साइकिल स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने पहले से थोड़ा सा बना के रखा है, फिर मैंने सोचा कि क्यों आपको जिस वक्त हम लेक्चर बताएंगे, आपको जिस वक्त वीडियो बनाऊंगा तो उसके साथ साथ ही मैं बनाता रहूँगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो सा नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन है, ये हमारे पास फोटो सिस्टम 2 में कैरी आउट होता है। ये फोटो सिस्टम 2 में ये साइकिल चलता है। अब फोटो सिस्टम 2 में क्या होता है कि फोटो सिस्टम 2 में जैसे कि हमें पता है उसकी फ्रीक्वेंसी है 680 नैनोमीटर। इसके साथ एसोसिएटेड क्लोरोफिल्स भी होते हैं। अब जिस वक्त सनलाइट इस पर स्ट्राइक करती है तो आपको पता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दी जाए तो वो ग्राउंड स्टेट से अपनी एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और वो किसी भी एटम से बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर भी यही सेम फिनोमेना हो रहा है कि फोटो सिस्टम 2 में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, लेकिन जब उस पर सनलाइट फोटॉन की सूरत में स्ट्राइक करती है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और वो अपनी ग्राउंड स्टेट से यहाँ से एक्साइटेड में जाते हुए बाहर हो जाता है। अब यहाँ पर जो सा रिएक्शन सेंटर है वो हमारे पास क्लोरोफिल ए होता है। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि फोटो सिस्टम में हमारे पास 4 तरह के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। एक होता है हमारे पास क्लोरोफिल ए, फिर क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स और एक्सेप्टर्स। और यहाँ फोटो सिस्टम 2 में जो सा पाया जाता है वो हमारे पास क्लोरोफिल ए होता है। अब क्लोरोफिल ए और बी में आपको थोड़ा सा मैं बताता चलता हूँ डिफरेंस। क्लोरोफिल जो सा ए है उसमें हेड के साथ उसके मेथाइल ग्रुप पाया जाता है, जबकि क्लोरोफिल बी जो सा है उसमें हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है हेड के साथ। तो ये इनके बेसिक डिफरेंस है क्लोरोफिल ए और बी में कि एक में मिथाइल ग्रुप पाया जाता है जबकि दूसरे में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। अब जिस वक्त इसके ऊपर लाइट स्ट्राइक करती है, अगर मैं आपको इधर से पहले लाइट के फंक्शन बताता चलूँ इस रिएक्शन में, तो लाइट के यहाँ पर 3 फंक्शन होते हैं। सबसे पहला फंक्शन इसका लाइट का ये होता है कि ये एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन करती है। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ भी कि जब ये लाइट इन इलेक्ट्रॉन्स पर इस फोटो सिस्टम पर पड़ती है तो इसकी जो से क्लोरोफिल एसोसिएटेड क्लोरोफिल्स हैं ये भी अपनी एनर्जी अब्सॉर्ब करके फोटॉन की सूरत में इस रिएक्शन सेंटर को देते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने एरो से इसको शो भी किया है। जब ये इसको अपनी एनर्जी देते हैं रिएक्शन सेंटर को, तो रिएक्शन सेंटर में मौजूद जो से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी को पिकअप करते हैं और अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हुए यहाँ से किक आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये लाइट जो है यहाँ पर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का में मदद करती है। अब दूसरा जो सा इसका मेन फंक्शन है इस लाइट का वो है फोटोफास्फोराइलेशन। अब फोटोफास्फोराइलेशन कैसे करती है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी कैसे करती है, वो थोड़ा सा हम आगे जाके जिस वक्त हम आगे इसका स्टेप करेंगे तो उसमें आपको मैं बताता हूँ। अब जो सा तीसरा इसका प्रोसेस है वो होता है फोटोलाइसिस। वो भी इसी पहले स्टेप में होता है कि ये फोटोलाइसिस आप किसको कहते हैं, फोटो कहते हैं लाइट को और लाइसिस कहते हैं ब्रेक डाउन को। यानी लाइट की मदद से जो सी वाटर की ब्रेक डाउन होती है उसको हम फोटोलाइसिस कहते हैं। तो ये सनलाइट इस काम में भी मदद करती है। जैसा कि यहाँ पर मैंने शो किया है कि 2 मॉलिक्यूल्स अगर आप वाटर के लें तो जिस वक्त लाइट इन पर स्ट्राइक करती है तो ये ब्रेक डाउन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 प्रोटॉन्स और 2 नेसेट ऑक्सीजन ये बाय प्रोडक्ट के तौर पर यहाँ पर रिलीज करता है। तो ये हमारे पास आ गई बाय प्रोडक्ट के तौर पर, जिसके बाद ये जो सी ऑक्सीजन है हमारे पास खुद को रीअरेंज करके दूसरी नेसेट ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीजन बना देती है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो ये अब ये जो सी ऑक्सीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस वक्त, क्योंकि ये जो सी एक मैं आपको ईटा के मुतालिक और नीट के मुतालिक भी क्वेश्चन बताता चलता हूँ कि ताकि आपका साथ साथ कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आप क्लियर होते जाएं। तो यहाँ पर यह है कि ये जो सी ऑक्सीजन बनती है वाटर से ये सिर्फ इसी प्रोसेस में लाइट रिएक्शन में बनती है, जबकि ये डार्क रिएक्शन में नहीं बनती। ये नीट और ईटा के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा।
तो जिस वक्त लाइट इस पर स्ट्राइक की इस फोटो सिस्टम 2 पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्पेस में जाते हुए यहाँ से किक आउट हो गए, बाहर हो गए। अब जिस वक्त ये यहाँ से बाहर हुए तो जाहिर बात है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पैदा हो गए। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकले तो अब पीछे जिस का इन जो सा फोटो सिस्टम है इसमें अब इलेक्ट्रॉन्स किधर से आएंगी, इसकी अब भराई किधर से होगी। तो हमने अमूमन देखा कि अगर हम इसका साइक्लिक के साथ कंपैरिजन करें तो साइक्लिक में ये होता था कि जब यहाँ पर लाइट पड़ती थी वो फोटो सिस्टम 1 में होता था, तो यहाँ से जिस वक्त इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते थे तो यहाँ से वो अपनी एटीपी बनाकर दोबारा अपने घर में वापस आ जाते थे और अपनी उस जगह को फिल अप कर देते थे। लेकिन यहाँ पर ये क्योंकि नॉन साइक्लिक है, इसमें साइक्लिक फॉर्म नहीं है, तो यहाँ से जिस वक्त इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो पीछे इसको फिल अप कौन करेगा, तो यहाँ पर होल पैदा हो गए। अब ये होगा कि ये जो उनसे हमारे पास, ओके मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ, तो हमारे पास ये जो उनसे इलेक्ट्रॉन्स इस फोटोलाइसिस में बने हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मैग्नीशियम आयन की मदद से हमारे पास यहाँ पर इस फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर में जाते हुए उन होल्स को फिलअप कर देंगे। तो इस तरह से ये अपने उस रिड्यूस जो से इससे यहाँ से निकल गए थे इलेक्ट्रॉन्स, उनको ये फिलअप करके दोबारा से अपने लिए एक साइकिल को स्टार्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो अब जिस वक्त यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले, यहाँ से बाहर हुए, तो क्या होगा कि यहाँ पर आगे हमारे पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। तो मैं मार्कर यूज़ करता हूँ, तो हमारे पास यहाँ से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स मौजूद हो गए हैं, जो कि हमारे पास होता है फियोफाइटिन। वो यहाँ से इन इलेक्ट्रॉन्स को पिकअप कर लेता है। जब इन इलेक्ट्रॉन्स को पिकअप करता है तो यहाँ से आगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट हो जाती है, यानी ये इलेक्ट्रॉन आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के होते हुए आगे दूसरे स्टेप में मुंतकिल होते हैं। तो सबसे पहले ये होता है कि ये हमारे पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो कि हमारे पास फियोफाइटिन है, वहाँ से ये आगे हमारे पास PQ जिसको हम कहते हैं प्लास्टोक्योनन, उसके पास चली जाती है। तो यहाँ पर मैं ज़ाहिर करता हूँ पहले इसको, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पहले जाएंगे हमारे पास PQ, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मैं इधर आपको साथ में बता देता हूँ इसकी एब्रीविएशन के क्या है। तो हम ऊपर इधर लिख लेते हैं, हमारे पास PQ है प्लास्टोक्योनन, ये हमारे पास आ गया। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स को पिकअप करता है। अब यहाँ से आगे क्या होता है कि ये प्लास्टोक्योनन से आगे हमारे पास साइटोक्रोम बी कम्प्लेक्स के पास चले जाते हैं। तो यहाँ से आगे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास साइटोक्रोम बी कम्प्लेक्स के पास चले जाते हैं, साइटोक्रोम बी कम्प्लेक्स। तो मैं शार्ट लिखता हूँ, इसको मैं उधर आपको एब्रीविएशन इसकी लिख के भी बता देता हूँ। तो हमारे पास साइटोक्रोम बी कम्प्लेक्स जो सा है वो हमारे पास होता है, इसकी एब्रीविएशन है साइटोक्रोम बी कम्प्लेक्स। बी कम्प्लेक्स इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दो तरह के साइटोक्रोम होते हैं, एक हमारे पास साइटोक्रोम बी होता है और एक दूसरा होता है साइटोक्रोम एफ। तो ये दोनों इसको पिकअप करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के तौर पर यूज़ होते हैं। इसलिए मैं मेन टर्म इधर यूज़ कर रहा हूँ, जनरल टर्म, जो कि साइटोक्रोम बी कम्प्लेक्स। अब ये साइटोक्रोम बी कम्प्लेक्स में जिस वक्त इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एक्साइटेड स्टेट में जाते हुए इस तक पहुँचते हैं, इस इलेक्ट्रॉन कैरियर तक, तो ये अपनी एनर्जी को लूज़ कर देते हैं। अगर मैं इधर इसका एक ग्राफ सा आपको बताऊं इस एनर्जी का इन इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये इस तरह से होगा हमारे पास कि ये लोअर एनर्जी है इनकी, ये जिस वक्त अपनी ग्राउंड स्टेट में होते हैं, और ये इनके पास हायर एनर्जी है। जिस वक्त ये एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो यहाँ से ये निकलते हैं तो इनकी हायर स्टेट इस जगह पर आ जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के लिए हमने एक ग्राफ सा शो कर दिया कैरोस की मदद से। अब जिस वक्त ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में जाते हुए जिस वक्त साइटोक्रोम बी कम्प्लेक्स के पास आते हैं तो ये अपनी एनर्जी को लूज़ कर देते हैं। जब ये एनर्जी को लूज़ करते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास होता है, वो ये होता है कि यहाँ पर ADP जो से मौजूद होते हैं हमारे पास। ये रिएक्शन अगर मैं तरह से बताऊँ आपको, तो हमारे पास ADP यहाँ पर मौजूद होते हैं, एडिनिन डाई फॉस्फेट, और ये इसके साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलते हुए हमारे पास ATP बना देता है।
तो हमारे पास एंटीना कॉम्प्लेक्स अब क्या चीज़ है। एंटीना कॉम्प्लेक्स में हमारे पास क्लोरोफिल बी के और कैरोटीनॉइड्स के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जिनका फंक्शन ये है कि जब इन पर लाइट स्ट्राइक करती है तो ये उस लाइट को अब्सॉर्व करके रिएक्शन सेंटर को मुंतकिल करके देते हैं। जबकि रिएक्शन सेंटर क्या है, रिएक्शन सेंटर में हमारे पास क्लोरोफिल ए के मालिक्यूल्स पाए जाते हैं और क्लोरोफिल ए के मालिक्यूल के साथ साथ हमारे पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स और कैरियर्स भी पाए जाते हैं जो कि इस फंक्शन में मदद करते हैं। अब ये बात आपको बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने इधर आपको बता दिया, पीछे में भूल गया था। तो अब ये होता है कि जब इन फोटो सिस्टम पर लाइट स्ट्राइक करती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लेते हुए एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और फिर यहाँ से हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ आते हुए साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में ये एनर्जी को रिलीज़ कर देते हैं, जिस एनर्जी को ATP यूज़ करते हुए ADP यूज़ करते हुए इन ऑर्गेनिक फास्फेट को अपने साथ मिलाकर ATP बना देता है, जिस प्रोसेस को हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। इसी वजह से हम नॉन साइक्लिक के आगे हम फोटोफॉस्फोराइलेशन की टर्म यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ATP यूज़ हमारे पास बनती है और लाइट की सूरत में, लाइट की प्रेजेंस में ये होता है, इस वजह से हम इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अब हम इसको बात यह कि नॉन साइक्लिक क्यों कहते हैं इस प्रोसेस को। तो पहले मैं आपको बात पहले भी बता चुका हूँ कि जब फोटो सिस्टम 1 पर लाइट स्ट्राइक करती है तो यहाँ जब वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं एक्साइटेड स्टेट में, तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से गुजरते हुए अपने लिए ATP बनाकर दोबारा से अपने घर में वापस आ जाते हैं, यानी जोन से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं वही दोबारा से वापस आ जाते हैं। अगर ऐसा यहाँ पर हो तो वो तो साइक्लिक होगा, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि जब यहाँ पर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो यहाँ ही से आगे एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, कैरियर के पास ये इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, जिनको हम कहते हैं प्लास्टोसायनिन, तो उसके पास ही चले जाते हैं। इस वजह से हम इस प्रोसेस को नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आगे गए हमारे पास, ये भी इलेक्ट्रॉन ताकि जाहिर कर दें साथ साथ, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन आगे हमारे पास आ गए PC के पास। अब PC की मैं लिख भी देता हूँ ये क्या है, इससे क्या बनता है, तो हमारे पास PC आ गया साइनिन या सायनिन, आप जो सा भी पढ़ना चाहें। तो ये हमारे पास PC आ गया प्लास्टोसायनिन। तो अब उसके बाद जब ये प्लास्टोसायनिन के पास ये इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो इसके बाद दूसरा जो सा हमारे पास फोटो सिस्टम है, जो कि फोटो सिस्टम 1 है, वो यहाँ से इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर देता है। अब तो ये इस वजह से भी ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एक अहम हिस्सा है, प्रोसेस है, क्योंकि इसमें दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व हैं और दोनों ही अपना किरदार अदा करके ATP को और रिड्यूसिंग पावर NADPH2 को बनाते हैं। तो अब जिस वक्त लाइट स्ट्राइक करेगी फोटो सिस्टम 2 पर, जैसा कि मैंने शो किया कि, तो ज़ाहिर बात है वहाँ पर फोटो सिस्टम 1 भी मौजूद होगा। तो फोटो सिस्टम 1 पर भी लाइट स्ट्राइक करेगी जितनी उस पर की, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि एक पर करे तो दूसरी पर ना करे, क्योंकि दोनों मौजूद हैं तो दोनों पर लाइट स्ट्राइक करेगी। जब लाइट स्ट्राइक करेगी तो यहाँ पर भी, पहले मैं लिखता हूँ साथ साथ कि यहाँ पर ये आ गया हमारे पास फोटो सिस्टम 1। इसकी हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी जो सी ये लाइट को अब्सॉर्ब करता है वो 700 नैनोमीटर। तो ये हमारे पास आ गई। अब ये होगा कि जिस वक्त इस पर भी लाइट स्ट्राइक करेगी तो ये इसके साथ जो से नेसेसरी एसोसिएटेड क्लोरोफिल्स हैं वो अपनी इस एनर्जी को जो कि फोटॉन की सूरत में ऑब्जर्व करते हैं वो रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफ़र कर देंगे, जैसा कि ये एरो से मैं शो कर रहा हूँ। अब जब ये अपनी एनर्जी को फोटॉन की सूरत में जो कि इन्होंने अब्सॉर्व की सनलाइट से, वो यहाँ से रिएक्शन सेंटर को मुंतकिल कर देंगे। जब ये रिएक्शन सेंटर को मुंतकिल करेंगे, वैसा ही सेम प्रोसेस होगा फोटो सिस्टम 2 वाला, कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एनर्जी को लेते हुए एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से बाहर निकल गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी बाहर निकले। अब जब यहाँ से बाहर निकले तो जाहिर बात है यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होल्स पैदा हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन होल्स पैदा होंगे तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को फिल अप कौन करेगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर ये हुआ था कि फोटोलाइसिस का प्रोसेस हुआ था और यहाँ पर जो से फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से जो से इलेक्ट्रॉन्स बने थे वो उन्होंने मैग्नीशियम आयन की मदद से मिलते हुए इलेक्ट्रॉन होल्स को फिलअप कर दिया। लेकिन यहाँ पर फोटोलाइसिस नहीं होती। और ये दूसरी बात इसकी ये भी है कि ये यहाँ पर साइक्लिक
तौर पर ये यूज़ नहीं हो रहा फोटो सिस्टम 1। अगर ये साइक्लिक तौर पर होता, साइक्लिक प्रोसेस करता, तो ये होता कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेड स्टेट में जाते, एनर्जी प्रोड्यूस करते और दोबारा से अपने घर में वापस आते। लेकिन यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में साइक्लिक प्रोसेस नहीं करता। तो ये होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल जाते हैं तो फोटो सिस्टम 2 के जो से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्लास्टो साइनिन के पास आए, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमारे पास इस फोटो सिस्टम 1 में आ जाते हैं और इस गैप को, होल को फिलअप कर देते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इधर आ गए। ये पीछे में 2 लिखता आ रहा हूँ, आप अगर चाहें तो फिर इधर भी 2 करें, क्योंकि एक इक्वेशन को बैलेंस करें। यहाँ पर मैंने 4 लिखा है तो यहाँ पर भी आप 4 कर दें, क्योंकि अब मैं लिख दिया तो अब मैं इसको रेस नहीं करता। मगर आपको ये ध्यान में रखना है कि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से आप एक्साइट कराएंगे, अपनी एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे, तो उतने ही आगे चलते जाएंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक कर गया हूँ, तो यहाँ से 4 ली और आगे 2 करता जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी 4 हैं आपको, बल्कि मैं इसको ठीक ही कर देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो कि आप बोलें कि पहले 4 थे तो अब 2 कैसे हो गए। तो ये हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से होते हुए हमारे पास आगे आप फोटो सिस्टम 1 में दाखिल हो गए। तो ये जो सा हिस्सा था हमारे पास, ये हमारे पास ETC थी, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज। इसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ETC मीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो अब जिस वक्त यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाकर बाहर निकले, तो पीछे से जो से इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 के थे, उन्होंने इस इलेक्ट्रॉन होल को फिलअप कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन फिर अगेन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के पास जाएंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से होते हुए ये हमारे पास एक और स्मॉल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में दाखिल हो जाएंगे, जिसमें पहला जो सा इलेक्ट्रॉन कैरियर हमारे पास या यूज़ होता है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के तौर पर, वो हमारे पास होता है फेरेडॉक्सिन। उसको मैं अगर इधर लिखूं उसकी एब्रीविएशन तो FD आ गई। अब इधर मेरे पास जगह है, इधर बीच में लिख देते हैं, तो FD हमारे पास आ गया फेरेडॉक्सिन, फेरोडॉक्सिन। तो इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में गए, यहाँ से निकले, तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स ने इनको पिकअप किया और फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में दाखिल हुए और वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन कैरियर फेरोडॉक्सिन के पास चले गए। अब फेरोडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन आगे हमारे पास NAD+ के पास चले जाते हैं। तो अगर मैं शो करूँ इधर, तो ये यहाँ से NAD+ के पास जाते हैं, NAD+। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये फाइनल स्टेप है इसका, कि इस रिएक्शन का, कि जब ये इलेक्ट्रॉन NAD+ पॉजिटिव के पास चले गए, मॉलिक्यूल्स के पास, तो अब ये होगा कि ये NAD+ जो सा है यहाँ से इन इलेक्ट्रॉन को एक तो पिकअप करेगा, अपने साथ कंबाइन करेगा, और इसकी एक और चीज़ पर भी नज़र है। आप गैस कीजिए कि वो क्या हो सकती है। वो हमारे पास वो ये है कि जब हमारे पास यहाँ पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जब हुआ था फोटो सिस्टम 2 में, तो उधर हमारे पास प्रोटॉन्स बने थे। उन प्रोटॉन को भी ये पिकअप करेगा, अपने साथ मिलाएगा और रिड्यूसिंग पावर हमारे पास NADPH2 बना देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो से इनको भी अपने ये पास बुला लेगा। मैं इधर शो करूं अगर, और इस रिएक्शन को मैं यहाँ पर नीचे करके एक लिख दूँ ताकि आपको समझ आ जाए सही तरीके से। तो ये होगा कि ये NAD+ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP अपने साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4 फोटॉन्स को मिलाते हुए ये बना देगा हमारे पास रिड्यूसिंग पावर को एंजाइम NADPH+ H+, या आप इसको लिख सकते हैं NADPH2। तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन गया। और ये जो सा प्रोडक्ट हमारे पास बनता है, ये हमारे पास इनर आउटर मेम्ब्रेन ऑफ, ये जो सा हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड्स में होता है। ये प्रोसेस जिसमें हमारे पास NADPH2 बनता है, वो हमारे पास इनर आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड में बनता है, जबकि जो कि हमारे पास ऊपर ATP बने थे वो हमारे पास इनर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड्स में होते हैं। तो ये मेन हमारे पास प्रोडक्ट था जो कि हमारे पास नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में बना। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास ATP बने थी, जिस बिना पर हमने इसको फोटो फॉस्फोराइलेशन कहा था। तो यहाँ पर एक तो
प्रोसेस और होता है जिसकी वजह से ये एटीपी बनते हैं, वो ये होता है कि यहाँ पर कीमो ऑस्मोसिस होती है। तो यहाँ पर होते हैं कीमो ऑस्मोसिस, यानी कीमो ऑस्मोसिस के प्रोसेस के होते हुए ये एटीपी एनर्जी को अपने साथ जो सी रिलीज़ होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो उसको यूज़ करते हैं इनऑर्गेनिक फास्फेट को अपने साथ मिलाने के लिए और एटीपी बना देते हैं, और ये प्रोसेस इन लाइट की सूरत में होता है। इस वजह से हम इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अब कीमोऑस्मोसिस क्या है? कीमोऑस्मोसिस एक अलग टॉपिक हमारे पास आ जाता है फर्स्ट ईयर की बुक में, तो इसके लिए हमें बहुत सारा टाइम चाहिए इसको समझने के लिए। इस पर भी इंशाल्लाह मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, आप उसको भी देखना ज़रूर। तो आज इस वीडियो में हम कवर नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, इसलिए हम इस प्रोसेस को नहीं छेड़ते। इंशाल्लाह इसको अगले टॉपिक में कवर करेंगे। अब ये जोन से हमारे पास दो मेन प्रोडक्ट हमारे पास बने, एक हमारे पास एटीपी बनी और दूसरा हमारे पास रिड्यूसिंग पावर कोएंजाइम NADPH2 बना। ये दोनों आगे डार्क रिएक्शन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि डार्क रिएक्शन इन दोनों की मदद से चलता है। अब ये दोनों जो से हमारे पास प्रोडक्ट बने हैं, ये यहाँ से डार्क रिएक्शन में हिस्सा लेंगे और अपने इस प्रोसेस को कैरी आउट करेंगे। अगर हम इसको इसकी थोड़े से मेन पॉइंट्स अगर लिख लें, यहाँ पर समराइज में कर लूँ इस प्रोसेस पूरे को, तो ये इस तरह से होगा कि हमारे पास इस प्रोसेस में बहुत फोटो सिस्टम आर इन्वॉल्व, बहुत फोटो सिस्टम्स आर इन्वॉल्व, यानी इस प्रोसेस में आपने देखा कि दोनों जो से हैं फोटो सिस्टम इन्वॉल्व हैं। अगर हम इसकी दूसरी चीज़ देखें तो वो ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो सी पावर बनती है, एनर्जी बनती है, वो हमारे पास एसिमिलेटरी पावर ATP और उसके साथ रिड्यूसिंग कोएंजाइम NADPH भी बनता है, जो कि आगे NADPH2 जो कि आगे डार्क रिएक्शन में हिस्सा लेता है। अगर हम इसकी तीसरी बात देखें तो वो ये है कि यहाँ पर एवोल्यूशन होती है ऑक्सीजन की, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। और चौथी अगर हम इसकी बात देखें तो वो ये है कि यहाँ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो ये हमने इसको इन 4 पॉइंट्स की मदद से यहाँ पर समराइज कर दिया। तो ये होल प्रोसेस था हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अभी जल्दी से मैं इसको रिकॉल कर देता हूँ ताकि आप इसको दोबारा से रिकॉल कर दें और आपको कोई मुश्किल ना हो। तो हमने देखा कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हमारे पास थैलाकॉइड में यानी क्लोरोप्लास्ट के मेन पार्ट जो है ग्रेना में होती है, ग्रेना रेमिना में होती है, जबकि हमारे पास साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है वो ज़्यादातर हमारे पास स्ट्रोमा लैमिनी में होती है। अब थैलाकॉइड्स के मैंने आपको बताया कि 2 टाइप होती हैं, एक लार्ज थैलाकॉइड और एक स्मॉल थैलाकॉइड। थैलाकॉइड की मैंने स्ट्रक्चर बनाई तो वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड था, उसके ऊपर हमारे पास क्लस्टर्स ऑफ क्लोरोफिल होते हैं जिनको हम फोटो सिस्टम कहते हैं। फोटो सिस्टम 2 तरह के होते हैं, एक फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। और इसके मैंने आगे से कंपोनेंट्स बताया आपको, 4 क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स और एक्सेप्टर्स। और इन दोनों के दरमियान मैंने आपको बेसिक डिफरेंस भी बताया कि क्लोरोफिल ए में हमारे पास मिथाइल ग्रुप होता है जबकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो अब आगे जाएं अगर हम, तो मैंने आपको रिएक्शन के शुरू में बताया कि हमारे पास फोटो सिस्टम के अगर पार्ट देखें तो एंटीना कम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर होता है। तो हमने रिएक्शन स्टार्ट किया कि किस तरह से फोटो सिस्टम 2 में ये रिएक्शन होता है। फोटो सिस्टम पर 2 पर जब लाइट स्ट्राइक करती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाते हुए यहाँ से बाहर निकलते हैं और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर यहाँ से इनको पिकअप करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाते हैं, जहाँ पर इनको इलेक्ट्रॉन कैरियर प्लास्टोक्योनिन और हमारे पास साइटोक्रोम बी कम्प्लेक्स से होते हुए प्लास्टोसाइनिन के पास जाते हैं। और जब ये साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के पास जाते हैं तो यहाँ पर ये एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, जिनको ADP यूज़ करते हुए इनऑर्गेनिक फास्फेट को अपने साथ मिलाते हुए ATP को सिंथेसाइज करता है, जिस वजह से हम इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और उससे आगे ये प्लास्टोसाइनिन में जाते हैं और प्लास्टोसाइनिन से आगे फोटो सिस्टम 1 में चले जाते हैं और वहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही निकलते हैं और आगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर से होते हैं फेरोटॉक्सिन के पास जाते हैं और फेरोटॉक्सिन से आगे ये NADP के पास चले जाते हैं। NADP प्लस जो है इलेक्ट्रॉन्स को इनसे मिलाते हुए और साथ में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से जो उनसे प्रोटॉन निकलते हैं उनको अपने साथ मिलाकर NADPH2 बना देता है। और इस प्रोसेस में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो सा एंजाइम यूज होता है वो हमारे पास होता है NADP रिडक्टेस। ये हमारे पास एंजाइम जो यूज़ होता है जो कि इनको आपस में कंबाइन करता है, इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन और NADP प्लस को, रिडक्टेस। तो ये एंजाइम हमारे पास यूज़ होता है। अब
मैंने जैसे आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि इसको जी स्कीम और हिल रिएक्शन क्यों कहते हैं, ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो वो इसलिए कहते हैं जी स्कीम कि आप इस रिएक्शन को देख रहे होंगे कि ये पहले ऐसे ऊपर गया, फिर ऐसे नीचे और फिर ऐसे गया। तो एक ये तो आप कह रहे होंगे कि सर ये तो एन की एक शेप में नज़र आ रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। जब आप इसको ऐसे घुमाएं तो ये जेड की शेप में आ जाता है। इस वजह से हम इसको जी स्कीम कहते हैं कि ये जी स्कीम का प्रोसेस है। और इसको हम हिल रिएक्शन क्यों कहते हैं, हिल रिएक्शन इसको इसलिए कहते हैं कि आप देख रहे हैं कि एक पहाड़ी की सूरत में एक हिल के शक्ल में हो रहा है कि ऐसे ऊपर और नीचे ऐसे हो रहा है, इस वजह से हम इसको हिल रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये होल प्रोसेस था हमारा कि किस तरह से नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है। तो अगर तो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ये आपके जो से कमेंट होते हैं ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो गया, क्योंकि हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो कितनी अच्छी लग रही है। अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको कोई भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता जाए। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, जो कि मैं बनाऊँगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पर। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।